हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल और इस फेस की क्लास में स्वागत है। हमने सिलेबस के बारे में आपसे बातें की थी और आज अपन चैप्टर के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका रिव्यू मिलता है और कोई दिक्कत आए तो लास्ट में कमेंट में उसको ज़रूर लिखें। तो बस शुरू करते हैं फिजिक्स का एक नया पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की अपने आप में एक दुनिया है, हमारे चारों तरफ जो हमें दिखाई देती है। तो उसमें हम क्लास 12th की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को अकॉर्डिंग टू चार्ज के अनुसार आवेश के अनुसार इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय, इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। अब चार्ज के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ी सी। एक तो चार्ज होता है रेस्ट में और एक चार्ज होता है मोशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्ट की, इसको बोलते हैं अपन विराम। इसको बोल सकते हैं अपन स्थिर अवस्था। जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है और एक चार्ज किस में होता है, मोशन। चार्ज इन मोशन और एक होता है अपने पास चार्ज इन रेस्ट। जब चार्ज आपका विराम अवस्था में होता है और चार्ज आपका मोशन में होता है। आवेश गतिशील। तो देखो यहाँ पर दो बातें हैं कि जब वो विराम अवस्था में होता है, रुका हुआ होता है, उस टाइम जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, इस फेज के बारे में अपन बात करेंगे, वो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स, जिसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी बोल देते हैं, विद्युत बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर चार्ज आपका किस में है, मोशन में है, आवेश गतिशील है। तो इसको अपन दो भागों में पढ़ते हैं। अब चार्ज जब मोशन में है, चार्ज गतिशील, आवेश गतिशील है, तो दो तरह से बातें होती है। अब गतिशील दो तरह से होता है वो। एक तो होता है नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से, इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। और दूसरी बात आती है हमारे पास में परिवर्तित वेग। वेरिएबल वेलोसिटी। देखो अपने शुरू किया इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड रहता है। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ से। अब चार्ज को दो भागों में हमने बांटा है। एक चार्ज तो वो होता है जो आपका कैसा रहता है, विराम रहता है। दूसरा कैसा होता है, जो गतिशील होता है। जब विराम होता है तो वहाँ अपन पढ़ते हैं, जब चार्ज विराम रहेगा तो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। आपके शुरुआत के चार चैप्टर जो हैं वो आपको विराम, आवेश के बारे में, रेस्ट, चार्ज के बारे में बताते हैं पूरा। उस पार्ट को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड, जब चार्ज किस में होता है, आपका मोशन में होता है, तो उसको अपने दो भागों में बांटा है। एक तो नियत वेग से चल रहा होता है चार्ज और एक चलता है परिवर्ती वेग से। तो जब नियत वेग से चार्ज चल रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम इसमें एक बात देखते हैं। अगर मान लो कोई चार्ज है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, नेक्स्ट सेकंड में 20 मीटर फिर चल रहा है पर सेकंड से, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपन कह सकते हैं वेलोसिटी नियत है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0। अपन देखते हैं A = dv/dt। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हैं तो हमें मान कितना प्राप्त होता है, 0। अब यहाँ की बात करते हैं परिवर्तित वेग। परिवर्तित वेग का मतलब ये होता है कि कोई भी चार्ज शुरुआत में 20 मीटर पर सेकंड चलेगा, हो सकता है, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, 30 मीटर पर सेकंड चल सकता है,
25 चल सकता है, 10 भी हो सकता है ये। तो इसमें क्या है, इसका जो वेग है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वेग हर सेकंड बदल रहा है, इसका परिवर्तित हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो वहाँ अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। और जब आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, नियत वेग से चल रहा होता है, तब तो वहाँ अपन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा वैद्युतिकी, अब अपन चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, तो सबसे पहली बात हम चार्ज कहाँ से है इसके बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 1, 2, 3, 4 अपन यहाँ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 का स्टडी अपन यहाँ करेंगे, और इसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 7 to 10। ओके, तो अपन ने चार्ज के बारे में पता लगाना है, चार्ज कहाँ से आया, कैसे है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने नेचर, प्रकृति। चार्ज के लिए पढ़ने के लिए अपन को नेचर में जाना पड़ेगा, और नेचर के पास में होती है ऊर्जा, एनर्जी। हमारी जो फिजिक्स है उसमें हम नेचर के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे चारों तरफ नेचर है, हम जानते हैं इसके पास एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी से वर्क करता है। तो अपनी फिजिक्स को नेचर के अकॉर्डिंग अपने 2 पार्ट में बांट लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका विकिरण। पहला पार्ट कौन सा है, विकिरण। रेडिएशन। और जो दूसरा पार्ट है उसका अपने नाम दिया है यहाँ पर, मैटर बोल सकते हैं अपन, द्रव्य पदार्थ। चलो अभी थोड़ी सी बातें कर ही लेते हैं। मैटर तो नेचर को देखो, ये दोनों नेचर के ही बच्चे हैं, नेचर के बारे में दोनों बताते हैं। मैटर जो है वो एक अलग फिनोमेना है, अलग मटेरियल है। रेडिएशन जो है वो अलग फिनोमेना है फिजिक्स का। अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे 12th क्लास में, मोटे फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ की बात करते हैं अपन मैटर की। सबसे पहले मैटर होता क्या है, देखो वो सारी चीज़ें जिनको अपन महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन कि एक बॉडी है, उस बॉडी के पास में मास है, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास एनर्जी है, वो फोर्स अप्लाई करती है। अब कैसे, मान लो हमारे पास बंदूक है, और बंदूक में से अपन जब गोली को दागते हैं, पिस्टन को चलाते हैं, तो क्या देखते हैं अपन वहाँ पर कि एक गोली वहाँ से निकलती है और किसी दीवार पर जाकर हिट करती है। जो गोली है उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैटर, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा। तो द्रव्य वो पदार्थ जो हमारे चारों तरफ दिखता है, ऐसे बोर्ड हो गया आपका, मार्कर हो गया, मेरी ये वॉच हो गई, XYZ कुछ भी है, तो हमारे पास क्या है, एक मैटर जो हमें दिखता है, महसूस होता है, इसके पास मास होता है, इसका मोमेंटम होता है, इसके पास एनर्जी होती है। ये सब क्या होते हैं, हमारे पास मैटर होते हैं। अब जब एक बंदूक से निकली गोली किसी दीवार पर हिट करती है, तो वहाँ पर क्या करती है, वो वर्क करती है। क्या करती है भाई, कार्य करती है। और उसके पास क्या है, एनर्जी है। ये दोनों एक दूसरे के रूप हैं, कार्य से ऊर्जा और ऊर्जा से कार्य। वर्क कन्वर्ट टू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट टू वर्क।
अब इधर बात कर लेते हैं विकिरण की। ये अलग अलग फिजिक्स है। मैटर में क्या होता है, पता लगा आपको, किसी बॉडी के पास में मास होता है, किसी बॉडी के पास मोमेंटम होता है, उसके पास एनर्जी होती है। यहाँ पर मास मोमेंटम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक वेव्स, ये किस फॉर्म में होती है, तरंग फॉर्म में होती है, वेव्स फॉर्म में होती है। कौन, विकिरण, ये चलती है। इसके पास क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। क्या होते हैं इसके पास में, कंपन होते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में रिंग आती है, तो किसकी वजह से आता है, वो रेडिएशंस आती है, उससे इसमें वाइब्रेशंस होता है। सन से जो हमें लाइट मिलती है वो किस वजह से मिलती है, आपको विकिरण रेडिएशन की वजह से मिलती है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया अभी इसका। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं, तो देखो इन दोनों के पास में ही लेज़र लाइट है आपकी। लेज़र लाइट डालते हैं तो क्या होता है, जहाँ भी अपन लेज़र लाइट डालते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो लेज़र लाइट जाती है और वर्क करती है। तो ये भी वर्क करता है, ये भी वर्क करता है। इसके पास में भी एनर्जी है, इसके पास में भी एनर्जी है, बट इसके पास में मास मोमेंटम नाम का कुछ नहीं है। इसके पास मास मोमेंटम एनर्जी होता है। अब अपन बात करते हैं इसके पास में, मैटर के पास में सबसे बढ़िया जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसके पास जो होता है वो होता है मास। और मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, मैटर के अंदर एक फिनोमेना, इसके पास ये लगाता है फोर्स। मैटर क्या लगाता है, बल लगाता है। जैसे मान लो मेरे हाथ में मैंने एक चौक रखी, तो चौक क्या कर रही है, मेरे हाथ में फोर्स लगा रही है, नीचे बल लगा रही है, और मेरा हाथ क्या लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब बल हमने क्या पढ़ा है, बल के बारे में अपन ने पढ़ा है बेसिकली। अपन 4 तरह के बल यहाँ पर पढ़ेंगे एक बार, हालांकि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है इनके बारे में, फिर भी अपन एक बार बात कर लेते हैं। पहला अपन लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा अपन लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा अपन ने पढ़ा है प्रबल नाभिकीय बल। और लास्ट वाला हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो तुरंत हाथों हाथ नोट्स बनाते चले, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो इसके बारे में आप लोगों को पता है कि अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। अब देखो हमारा मेन कंसेप्ट हम यहीं पर आता है, और यहीं से हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन छोड़ के आए अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन जानते हैं कि अर्थ जो है दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, और वो कैसा फोर्स लगाती है, आपका अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है, आकर्षण। अर्थ के पास में कुछ भी छोड़ते हैं ऊपर से तो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। जैसे सन से कुछ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसके राउंडर्स करते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब जितना बड़ा मास होता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जितना मास को अपन इंक्रीज करेंगे, फोर्स उतना ही आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मास को कम करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना बड़ा मास है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। चलो अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ। दूसरा अपन देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये कौन सा बल है, कैसे आता है। यहीं से अपन चार्ज के बारे में बात करेंगे। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, और प्रबल दुर्बल नाभिकीय जो बल होता है वो नाभिक के अंदर पाया जाता है, इट्स फाउंड इन द इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये जो फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। लघु परासी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, लघु परासी बल बोलते हैं।
और ये जो हमारे दोनों जो होते हैं इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, इसको बोलते हैं अपन दीर्घ पराशी। अब इसको अपन पढ़ेंगे, अपने पास चैप्टर है 12th के, अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे आराम से। अब देखो यहाँ पर एक बात करते हैं छोटी सी। हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत खतरनाक होता है, और आप भी जानते हो इसके बारे में। मेरे पास एक चौक है, इस चौक के पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं। मैं इस चौक से बोर्ड पर लिखता हूँ कुछ, तो इस चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके पास में मास है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किसका होना जरूरी है भाई? मास का, मतलब द्रव्यमान का होना बहुत जरूरी है। तो बिना द्रव्यमान के ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। तो इस चौक के पार्टिकल के पास में मास है। अब जब मैंने इस चौक से इस बोर्ड पर कुछ लिखा तो चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स इससे चिपक गए, क्लिंक हो गए इसके साथ में, स्टिक हो गए इसके साथ में। अब इतनी बड़ी अर्थ इसको नीचे खींच रही है, क्या ये नीचे आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अपने पढ़ा, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्शन फोर्स से खींचती है, लेकिन इस चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको वो नीचे नहीं खींच पा रही है। अपन दीवार के ऊपर पेंट करते हैं, अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है लेकिन वो नहीं खींच पाती। तो ये कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में एक प्रक्रिया बताता हूँ आप लोगों को। देखो, प्रयोग को समझने के लिए हमने एक स्केल लिया है, और ये हमारे पास छोटे छोटे पेपर पीस है। इसके पास में अब कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज इसके पास नहीं है। तो अपन जब इसको इसके पास में लेकर जाते हैं तो ये इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता है। अब अगर इसको रब किया जाए, मैं इसको बॉडी से रब कर रहा हूँ, पेपर इसके कपड़े से रब करता हूँ, तो मैं एक बात देखता हूँ यहाँ पर कि कितने चार्ज इसके पास आते हैं। देखो, ये देखो, हमने इस प्रयोग में पहले इसके पास में कोई आवेश नहीं था, फिर इसको कपड़े से रगड़ने के बाद में हम इसको पेपर पीस के पास में लेकर जाते हैं और पेपर पीस से चिपक जाते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि इस पेपर पीस को ग्रेविटेशन जो है फोर्स नीचे लग रहा है, अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है नीचे के लिए, लेकिन ये पेपर पीस नीचे नहीं जा रहे, इससे चिपके हुए हैं। ऐसे बहुत सारी फिनोमेना अपन देखते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने भी किया होगा कि अपने बालों में स्केल को रगड़ते हैं, फिर उसके पास में लेके आते हैं, उड़ जाती है। कई बार अपन चेयर पे बैठते हैं तो चेयर चार्ज होती है, तो अपन हाथ रखते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, हाथ के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में कंबल वगैरह, रजाई वगैरह ओढ़ते हैं तो वहाँ से कई बार चटकी आवाज़ आती है। तो उसमें कई बार अपन दोस्त से हाथ मिलाते हैं, फ्रेंड से हाथ मिलाते हैं, एंड से करते हैं तो उसमें भी जोर से करंट आता है, कई बार झटका लगता है। तो वो सब किसके कारण है? चार्ज के कारण है। तो हमने एक चीज़ देखी कि इस स्केल पर शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, ये अनावश्यक था, अपन कह सकते हैं ये उदासीन था, कैसा था? ये न्यूट्रल था। लेकिन जैसे इसको रब किया तो ये चार्ज हो गया। जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो दूसरी वाली बॉडी को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो अपन को पता लगा विद्युत चुंबकीय बल किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। हाउ कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ देखो, हमने अभी बात की थी पदार्थ के बारे में, थोड़ा बहुत और पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि मैं चार्ज के बारे में और अच्छा नॉलेज हो जाए, आवेश के बारे में और अच्छा पता लग जाए। तो देखो, पदार्थ मिलके बना होता है अणुओं से, और अणु मिलके बने होते हैं परमाणुओं से। एटम मिलके बने होते हैं एटम्स। हाउ नंबर ऑफ एटम्स मेड बाय मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड देन क्रिएट ए मैटर्स। तो जो मैटर्स जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि अपन पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब अपन परमाणु के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एटम्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो एटम के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एक एटम या परमाणु होता है, उसके सेंटर में ये नाविक क्या होता है? नाविक। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन, इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। ये कैसा होता है? उदासीन होता है।
और ये कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। अब इसके नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये बात तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के पास में, किसी भी एटम के पास में उसका नेट चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 0। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। क्यू नेट, नेट आवेश, कुल आवेश कितना होता है, 0। इसको अपन समझते हैं, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। जैसे मैंने कहा हमने यहाँ पर एक एटम बनाया है, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन। मान लो इसके पास में P जो प्लस है वो प्लस के 10 है और जो E माइनस है वो माइनस के 10 है। तो मैं कहता हूँ इस पूरे एटम पर नेट चार्ज कितना हो गया, तो अपन कर लेते हैं +10, दोनों को ऐड कर देते हैं, अलजेब्रिक सम से बीजगणितीय योग से, -10 = 0। और ये यूनिवर्स के चलने का कारण भी यही है। कोई भी एटम पड़े पड़े चार्ज नहीं होता, रखे रखे चार्ज नहीं होता, उसको चार्ज करना पड़ता है। इसलिए आपने अभी देखा था स्केल जो थी वो एक तरह से काम होती है, हमारे एटम की तरह ही काम करती है। वो एक तरह का पदार्थ ही तो है, मैटर तो है वो। तो जब अपन ने अपने कपड़े से उसको रब किया तो क्या देखा कि वो चार्ज हो जाता है। +10 -10 ऐड किया, 0 हुआ, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0। थोड़ी सी अपन और बात करते हैं यहाँ पर और समझते हैं थोड़ा चार्ज के बारे में। अपन ने एक एटम लिया, इस एटम के पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो -10 है और जो प्रोटॉन है वो +10 है। दूसरा एटम अपने लिया, इस एटम के पास में +8 है और यहाँ पर कितना है, -8। अगर यहाँ देखा जाए तो P + +10, E - -10। अभी भी इस बॉडी का नेट चार्ज 0 है भैया, और इस बॉडी का भी नेट चार्ज कितना है यहाँ पर, 0। क्यू नेट यहाँ भी 0 है, क्यू नेट यहाँ भी 0 है। अब क्या किया, इन दोनों में क्या करवाते हैं अपन, फ्रिक्शन करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं, रब करवाते हैं, रगड़ते हैं। तो ये रगड़ते हैं जब ऐसे, तो क्या होता है, इनमें घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, -8। इसके पास कितने हैं, -10। प्रोटॉन +10, इसके पास प्रोटॉन +8। इसको अपने नाम दिया A, इसको नाम दिया अपन ने B। तो जब इन दोनों में टक्कर होती है, घर्षण होता है, रबिंग होती है, तब यहाँ पर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले आता है। देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर B वाले में से एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, A में आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्या कंडीशन होती है, +10, इसके पास कितने हो गए माइनस में, -11। इसके पास नेट चार्ज कितना आया, कितना आया, -1। इसके पास कितने रह गए, -7, क्योंकि एक निकल चुका है। -7 + 8, आपको पता है कि इसके पास +10 और -10 क्यों है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, किसी परमाणु को बैलेंस करने के लिए उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, उसके पास में प्रोटॉन होते हैं। इसको देखो अब कितना रह गया, -7 + 8 +8 + -7 + 8 -7 = 1। मैं कह सकता हूँ इसको -E, इसको कह सकता हूँ मैं +E। तो यहाँ से हमारे बात एक समझ में आती है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता है तो परमाणु जो है, या पर अपन कहें ये जो बॉडी है, ये जो पदार्थ है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, ऋणावेशित। अब इसकी बात करते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो आप देखो एक चीज़ समझ लो, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, लेकर आना, निकालना। अगर इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता है
तो ये हो जाता है ऋणावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो कैसा हो जाता है आपका धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने एक काम किया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पता लग गया। फिर कहाँ गए हम, पेपर पीस के पास में गए तो देखा एक तो उसको उठा रहा है, एक के पास में बल लगता है कौन सा, आकर्षण का, एक के पास बल कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक आकर्षण होता है एक प्रतिकर्षण होता है। एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का और एक फोर्स लगता है रिपल्सन का। हमें कंफर्म नहीं है अभी कौन सा अट्रैक्शन लगता है कौन सा रिपल्सन लगता है, इसके बारे में अपन आपको आराम से डिटेल में बताऊंगा मैं। तो एक में लगता है आकर्षण का, एक में लगता है प्रतिकर्षण का। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात क्लियर है हमारे। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं, हम इन दोनों को देखते हैं, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण, इसको हम लेके गए, बड़े परेशान थे कि एक तो आकर्षित कर रहा है एक प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हम किसके पास पहुंच गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसके पास गए, फ्रैंकलिन के पास में। तो उसने देखा, अब देखो यहां पर ये दोनों बॉडी ऋण आवेशित धन आवेशित, ये बॉडी भी आवेशित है और ये वाली बॉडी भी आवेशित है। यहाँ पर ये वाली बॉडी इस कंडीशन में रगड़ने से पहले बॉडी कैसी थी, उदासीन थी। ये भी कैसी थी, उदासीन थी। इस पर कोई आवेश नहीं था, इस पर भी कोई आवेश नहीं था। कोई आवेश नहीं था, हैव ए नो चार्ज, इसका मतलब ये होता है उसके पास जितने प्लस चार्ज होते हैं ही माइनस चार्ज है। सेम इक्वल क्वांटिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास में गया बंदा, एक माइनस को लेकर एक प्लस को लेकर, और उनसे बोलता है सर एक तो आकर्षित करता है एक प्रतिकर्षित करता है, एक अट्रैक्शन कर रहा है एक रिपल्सन कर रहा है। तो उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचा तो उन्होंने काम किया, एक माइनस वाली बॉडी को और एक प्लस वाली बॉडी को, दोनों को, माइनस वाली बॉडी उसको अट्रैक्ट कर रही है, प्लस वाली उसको रिपल्स कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। दोनों को साथ में लेकर आए और पेपर पीस के पास में लेके गए। क्या देखा, वो ना तो आकर्षित कर रही है और ना ही प्रतिकर्षित कर रही है। डज नॉट एनी बिहेव ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो हम लोगों ने वहाँ एक चीज़ सोची कि यार ये तो पहले वाली कंडीशन हो गई, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो फिर सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि दो चीज़ों को मिलाने पर, दो बॉडियों को मिलाने पर उनका नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि अगर अपन एक प्लस और एक माइनस को मिला देंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक तो होता है धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित। इसको कहते हैं अपन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित। एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। ये हमारी बातें नहीं, वापस बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पदार्थ, अणु, परमाणु, मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम। फिर इसके बारे में अपन ने बात की थी, पदार्थ के बारे में। एक परमाणु होता है, इसके सेंटर में नाभिक होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसके पास में। न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होता है, 0। किसी भी एटम पर नेट चार्ज कितना होता है, 0, रगड़ने से पहले, फ्रिक्शन करवाने से पहले। फिर अपन ने वापस इसको और अच्छी तरीके से समझा। परमाणु पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस का 10 माइनस का 10 दोनों को सम किया, कितना आया बच्चा पार्टी, 0। यहाँ देखते हैं। फिर अपन ने एक धनावेशित, एक बॉडी ली A, दूसरी बॉडी ली B, दोनों को एक बार देखा, चार देखे दोनों के, दोनों को रब किया, घर्षण, फ्रिक्शन करवाया। एक के पास नेगेटिव चार्ज, एक के पास कौन चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। एक बॉडी धनावेशित एक बॉडी ऋणावेशित, दोनों को लेकर गए फ्रैंकलिन के पास में।
एक आकर्षण कर रही थी, एक प्रतिकर्षण कर रही थी, तो पता लगा हमें कि हमारे पास दो चार्ज होते हैं। किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। तो हमें पता लग गया चार्ज दो तरह के होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित।